अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने जा रहे हैं दी प्रीलूड लाइन नंबर 1 से लेकर 100 तक की। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको इसकी समरी, इसके मेन पॉइंट्स को समझा चुकी हूँ और इसकी टैक्स हमने लाइन नंबर 1 से लेकर 100 तक वो भी पढ़ ली हुई है। तो अब इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे आ जाते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड और इन्फॉर्मेशन के बारे में। द प्रील्यूड इज़ एन अनफिनिश्ड एपिक। एपिक उस पोइम को कहा जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। अब से पहले हम अपने सिलेबस में जॉन मिल्टन की जो थी पैराडाइज लॉस्ट पढ़ चुके हैं, जो कि 12 बुक्स पे कंसिस्ट करती थी। इसी तरह से द प्रील्यूड जो है वो 14 बुक्स पे कंसिस्ट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी है। बाय वर्ड्सवर्थ विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, जिसको पोइट के माइंड की ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, मतलब जो कि उसकी अपनी ज़िंदगी के तजर्बात पर मुश्तमिल है। As is obvious from its long title, the poem is an autobiography that is highly personal and it was intended to be introduction for more philosophical poem। कि इस पोइम में जो है ना उसने ज़्यादातर अपनी फिलोसॉफिकल थाट्स को बताया है, अपने ज़िंदगी के जो पर्सनल तजर्बात है, जो उसने अपनी लाइफ में देखा था, अपने बचपन में, अपनी जवानी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। द रिकल्सिव विच रिमेंड अनफिनिश्ड, लेकिन यानी ये था कि ये पोइम जो थी ना उसकी अपनी लाइफ में पब्लिश नहीं थी हो सकी, अनफिनिश रही थी। वन थिंग टू बी नोटेड, वर्ड्सवर्थ डिड नॉट गिव हिज पोइम अ टाइटल बिकॉज ही कंटिन्यू टू वर्क इट फ्रॉम 1789 व्हेन ही वाज 28 टिल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। कि यानी जब उसने ये पोइम लिख रहा था तो उसके दौरान ही जो थी ना उसकी डेथ हो गई थी, और वो उसने इस पोइम का जो टाइटल था वो खुद नहीं था दिया, बल्कि उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ थी। द टाइटल वाज गिवन बाय मैरी, मैरी उसकी वाइफ का नाम है। आफ्टर हिज डेथ उसकी वाइफ ने उसको ये द प्रील्यूड का टाइटल दिया था। सो फॉर 3 डिफरेंट वर्जन हैज़ बिन पब्लिश टू द प्रील्यूड। उसके बाद जो थे इस बुक के तीन जो वर्जन थे वो पब्लिश हुए। द फर्स्ट वन अपीयर्ड इन 1799, पहला 1799 में हुआ। द सेकंड वन वाज फाउंड एंड प्रिंटेड इन 1826, और दूसरा जो था 1826 में हुआ, कंटेनिंग 13 बुक्स, एंड थर्ड वन वाज पब्लिश इन 1850 आफ्टर हिज डेथ। और जो तीसरा था वो 1850 में हुआ, जो उसकी मौत के बाद। इन 14 books of which the first 100 lines of book 1 are part of course of English literature in सरगोदा यूनिवर्सिटी। और हमने जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इनकी लाइन नंबर 1 से लेकर जस्ट 100 तक रीड करना है, हमने इसकी कंप्लीट 14 बुक्स जो हैं वो रीड नहीं करनी। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिचुएशन के बारे में। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मैंने जो पॉइंट्स के नेम है सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ किए हैं, लेकिन आप लोग जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे होते हैं तो आपने हेडिंग्स या पॉइंट्स के नेम बिल्कुल भी ऐसे यूज़ नहीं करने, नहीं लिखने। द पोइम ओपन्स ऑन द जेंटल ब्रीज सूथिंग द स्पीकर। अब पोइम जो है ना एक ठंडी हवा चल रही है, और जो पोइट है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, अपनी सिटी लाइफ से जो है वापस अपनी रूरल लाइफ की तरफ आया है और ठंडी हवाओं को वो इंजॉय कर रहा है। और ये चीज़ें जो है स्पीकर को, विलियम वर्ड्सवर्थ को वो सुकून दे रही हैं। द पोइट इज़ अनअवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द ब्रीज बट ही इज़ हैप्पी ऑन ही सक्सेसफुल स्केप फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ द अर्बन लाइफ। अब वो यहाँ आके बहुत खुश महसूस कर रहा है, बहुत मुतमिन है, और वो जो है ना शुक्र अदा कर रहा है कि उसकी शहरी ज़िंदगी की जो हसल बसर थी, जो वहाँ का शोर होता है, वहाँ की जो हलचल होती है, उससे जान छूट गई है। द स्पीकर इज़ अनश्योर विच प्लेस शैल वेलकम ही। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसे इस बात की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि ये जगह उसको वापस वार्म वेलकम करेगी या नहीं करेगी। मे बी अ वैली, अ फॉरेस्ट और अ स्ट्रीम, अ क्लीन वाटर। यानी ये वादी, ये जो जंगल है जहाँ पे वो आया है वापस, और ये जो ठंडे पानी की नदियाँ हैं ये इसको वेलकम करेंगी। पर हैप्स ही इज़ फ्री टू रोम अबाउट द होल अर्थ। वो उसे ऐसा लगता है कि ये जो ज़मीन है, ये जो दुनिया है, ये जो विलेज लाइफ है, ये जो रूरल लाइफ है, ये उसकी कुल कायनात है। ही इज़ हैप्पी दैट नथिंग कैन इंडेंजर हिज फ्रीडम। अब वो यहाँ के ऐसा महसूस कर रहा है कि बिल्कुल आज़ाद है, उसने बिल्कुल लिबर्टी को हासिल कर लिया, वो बिल्कुल जो है फ्री है, और उसकी आज़ादी को किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है। क्योंकि जब वो शहर में कोई इंसान रह रहा होता है ना, उसको बहुत सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत से प्रिंसिपल्स को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। वो खुल के इंसान ही अपनी शहर में ज़िंदगी जी सकता है जैसा कि गांव में जी सकता है। ही इज़ होपफुल डैट लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस आर अहेड। अब वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि अब उसके ज़िंदगी में जो है बहुत से महीने ऐसे आएंगे जब वो बिल्कुल पुरअमन होगा। बट द पोइट्स डज नॉट नो विच वे लीड्स टू हिज पीसफुल अबाउट। लेकिन पोइट को इस बात की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि किस तरह से उसका अमन जो है कब तक जो है वो बरकरार रहेगा, और उसको मज़ीद कौन कौन सी स्ट्रगल्स, हर्डल्स का, कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स का, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।
द स्पीकर एड्रेसेस डैट सच पीसफुल लिबर्टी इज़ ऑफ नो वर्थ अनलेस इट टर्नड ऑफ इन टू द गिफ्ट ऑफ पोइट्री। अब स्पीकर कहता है कि यानी ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा, ऐसी पुरअमन आज़ादी का क्या फ़ायदा जब तक इसमें पोइट्री ना हो, जब तक हम इसको मैं इसको अपने इस सारी आज़ादी को, इस सारी इंजॉयमेंट को, इन सारी प्लेयर्स को अपनी पोइट्री की फॉर्म में ना लिखूँ तो तब तक मुझे क्या फ़ायदा, कि अगर मैं लिख दूंगा तब तो ये सेव हो जाएंगी ना, नहीं तो ऐसे तो मैं ये सारा कुछ खो दूंगा, ये जो वक्त है वो तो गुजर जाना है। तो इसलिए वो इसको पोइट्रिक फॉर्म में, अपनी पोइट्री की फॉर्म में जो है लिखना शुरू कर देते हैं। डियर लिबर्टी येट what it would avail but for a gift that concentrates the joy। द पोइट इज़ ओवरवेल्म्ड बाय द जेंटल ब्रीज। द पोइट जो है वो ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है, विच इज़ ओवर पावरिंग हिज पोइटिक थाट्स। और वो कहता है कि ये जो हवाएं हैं ये मेरी पोइटिक थाट्स को, मेरी पोइटिक इमेजिनेशन को, मेरी पोइट्री लिखने की पावर को मज़ीद ताकत बख्श रही हैं। वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस कॉलरिज। अब वर्ड्सवर्थ जो है अपने दोस्त कॉलरिज को मुखातिब करता है एंड टेल्स हिम हाउ इज़ ओवरजॉयड ऑन द रिकलेक्शन ऑफ पोइटिक इमोशंस अपॉन लुकिंग एट अ फील्ड। और वो उसे बताता है कि जब उसने खेतों की तरफ देखता है, खेतों की हरियाली को देखता है, तो किस तरह वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी दिमाग में, उसके जो है ना माइंड में बहुत नई से नई थॉट्स, नई से नई पोइट्री आना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। ही देन मार्च टुवर्ड्स अ शेडी ट्री। फिर वो मार्च का मतलब वॉक, यानी वो चलता हुआ एक सायेदार दरख्त के नीचे चला जाता है। इन रेस डाउन टू कंट्रोल हिज पोइट्रिक टर्मोइल, ताकि जाके उसका पोइट्रिक इमेजिनेशन को कुछ कंट्रोल हो सके। द जेंटल सनशाइन ऑफ द ऑटम वाज सूटेबल फॉर द प्रीवियसली मेंशन टास्क। अब वो कहता है कि ये आज का जो मौसम है ना, ऑटम का सीज़न है, और सूरज की जो रोशनी है ना बिल्कुल सूटेबल है, जो कि आम इंसानी जिस्म को चाहिए होती है। मतलब एक तो होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड सूरज होता है कि उसकी तपश बर्दाश्त नहीं हो रही होती, या फिर एक तो सूरज होता है कि वो बिल्कुल वो यानी वो हीट नहीं दे रहा होता, जैसा कि सर्दियों में होता है आजकल हम महसूस कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये जो सूरज की रोशनी है ना बिल्कुल सूटेबल है इंसानी जिस्म के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने टास्क लिया है पोइट्री लिखने का, ये उसके लिए बिल्कुल सूटेबल वेदर है। ही डिसाइड्स टू गो टू द कॉटेज नियर रेस टाउन वैली विच ही माइट हैव सीन बिफोर। फिर वो वहाँ पे ना उसी वैली में एक ना रेस टाउन के में एक कॉटेज है, एक झोंपड़ी है, वहाँ पे जाने का फैसला करता है, उसको विजिट करना चाह रहा है। और वो कॉटेज उसको ऐसे महसूस होती है कि वो पहले भी यहाँ पे आ चुका है, पहले भी इसको देख चुका है। ही फाइंड सीन ऑफ द रेस डाउन वैली टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वन ही हैज़ एवर सीन। फिर वो रेस डाउन वैली का जो मंजर होता है वो उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वो कहता है कि मैंने शायद ऐसी खूबसूरत जगह आज से पहले कभी ना देखी होगी। द पोइट्स फ्लो ऑफ पोइटिक थॉट्स इज डिस्टर्बेड बाय द फॉलिंग फ्रूट ऑफ ऑक। लेकिन वो पोइट यानी इतना ज़्यादा गहरी सोचों में होता है, इतनी अच्छी पोइट्री कर रहा होता है कि लेकिन एक जो ओक ट्री है उसका फ्रूट गिरता है और वो उसके सारे पोइटिक इमेजिनेशन को, उसके रिदम को तोड़ के रख देता है। और उसको उसके जो गिरने की ड्रम की आवाज़ होती है ना वो उसके पोइटिक इमेजिनेशन को तोड़ देती है, और वो चौंक के जो है ना अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। ही इज़ रिलक्टेंट टू लीव द सॉफ्ट ग्रास बट इज़ कंपेल्ड बाय द सनसेट। अब वो यहाँ से इस नरम घास को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन जो सूरज की रोशनी है वो उसको रोकने पे मजबूर करिए। द पोइटिक थाट्स इज राइज अप लाइक स्टॉर्म। और जो उसके पोइटिक थाट्स हैं वो तूफान की तरह जो है उठ खड़ी होती हैं। एंड बिगन प्लेइंग विद हिज सोल लाइक ईओलियन प्लेइंग ऑन हार्प बट सून। ईओलियन जो है ना उसको कहा जाता है जो एक रेत, जब रेत के वो तेज़ हवा के चलने से जो रेत उड़ती है ना, वो कहता है किस तरह से जो उसकी सोचें हैं ना वो रिदम में आ गई हैं, हरकत में आ गई हैं, मूवमेंट में आ गई हैं। द स्टॉर्म इज़ वेदर्ड बाय द इनर साइलेंस। अब जो उसके अंदर का तूफान था ना वो ख़त्म होता जा रहा है, और उसमें जो उसके अंदर की खामोशी थी वो ख़त्म होती जा रही है। द पोइट फोकसेस ऑन एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। यानी पूरी पोइम में जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुदरत नेचर की जो खूबसूरती होती है, उसकी जो ब्यूटी होती है उसको एंजॉय किया है, उसके उस पर बात की है, उस पर पोइट्री लिखी है। थीम्स क्या हैं इस पोइम में? द पोइम स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द वर्ड्सवर्थियन स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म। के पोइम जो है वर्ड्सवर्थ के रोमांटिसिज्म है, उसके जो नेचर की ब्यूटी को वो किस तरह से इंजॉय करता है, वो नेचर का किस तरह से आशिक है, किस तरह से उसका फ़ैन है, उसकी बात करता है। द प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ दिस पार्ट इंक्लूड स्केपिसिज्म एंड नेचर एंड एज एन इंस्पायरेशन ऑफ आर्ट। किसके स्केपिसिज्म का मतलब होता है अपनी, हम जब किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं ना, तो वो हम वहाँ से निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ भी यही सीन था कि वो अपनी अर्बन लाइफ में, शहर की ज़िंदगी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो बिल्कुल उस वहाँ के इन्वायरमेंट को एंजॉय नहीं था करता, वो वहाँ पे नेचर की कमी महसूस करता था। तो इस वजह से वो अपनी रूरल लाइफ में वापस आके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, वो नेचर को एंजॉय कर रहे हैं।
इसके बाद स्केपिसिज्म, जस्ट लाइक जॉन कीट्स वर्थ इज आल्सो डिजीरियस ऑफ हिज एस्केप फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी लाइफ। जॉन कीट्स जो था उसको भी एक स्केपिस्ट पोइट कहा जाता है, जो कि अपनी रियल लाइफ से, जॉन कीट्स के साथ तो ये था ना कि उनको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी, वो उस बीमारी को ना उन्हें बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ दी थी, तो इसलिए वो जब अपनी बीमारी से, अपनी दुख तकलीफ़ों से, दर्दों से तंग आ जाते थे, तो फिर वो यानी पोइटिक इमेजिनेशन की वर्ल्ड में जाके जो थे थोड़ा रिलीफ महसूस करते थे, थोड़ा सुकून महसूस करते थे। तो यही सीन जो है वो इसके साथ है कि यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, वो शहरी ज़िंदगी के शोर से, उस वहाँ के शोर शराबे से, हलचल से तंग आ चुके हैं और वो रूरल लाइफ में आके सुकून महसूस कर रहे हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन द टू सॉर्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन लाइज इन द ड्यूरेशन ऑफ escapism। लेकिन उन दोनों की जो escapism है इसमें वाज़ह फ़र्क है। कीट्स शोज हिज डिज़ायर ऑफ टेम्पोरल escape in ode to Nightingale as Nightingale deserts him in the middle of his imagination। कि कीट्स के जब पोइट्री लिखी थी ना, ओड टू नाइटिंगेल, हम पोइम इसकी पढ़ चुके हैं, तो उसमें वो क्या कहता है, वो आर्जी तौर पे मतलब वो शराब के नशे में धुंध होके नशावर अद्वियात को यूज़ करने के बाद जो है ख़ुद को नाइटिंगेल, एक बर्ड होता है, उसके जैसा महसूस करता है। वो कहता है कि मैं नाइटिंगेल के जैसा बन जाऊँ, उसकी दुनिया में जाके रहने लग जाऊँ, जंगलों में जाके उड़ने लग जाऊँ, मेरे साथ पर लगे और मैं उड़ते हुए जो है ना इस दुनिया से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, यहाँ से दूर चला जाऊँ। बट विलियम वर्ड्सवर्थ शोज हिज डिज़ायर फॉर अ परमानेंट स्केप। लेकिन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी रूरल लाइफ को हमेशा के लिए चाहता है। वो चाहता है कि मैं जहाँ पे जब आ गया हूँ मैं हमेशा यहीं पे रहूँ, हमेशा मैं इसे अब नेचर की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करता हूँ। दिस आइडिया इज ओपनली सपोर्टेड इन द टेक्स्ट ऑफ द प्रील्यूड। और इसकी टेक्स्ट में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस, इफ सच वर्ड अकॉर्ड विद एनी प्रोमिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस एंड अनडिस्टर्ब्ड डिलाइट। यानी मैं वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो अमन का टाइम है ना कभी ख़त्म ना हो, बहुत ज़्यादा, यानी जो अनडिस्टर्ब लाइट है ना ये मेरी चलती रहे, उसमें कभी भी जो है एंडिंग या कभी भी स्टॉप ना आए। बट द रीज़न ऑफ स्केप इज़ एन इंटरेस्टिंग एज द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्केप। यानी उसकी जो ख्वाहिश है वो ये चाहता है कि उसका जो सुकून है, उसका जो स्केपिसिज्म है वो हमेशा कायम रहे, वो हमेशा इसी वर्ल्ड में रहे। Nature as an inspiration of what? The core reason behind the escape of Wordsworth into the lap of nature is not just to relish its unparalleled beauty and charm, but to utilize its beauty for the sake of poetry। अब जो नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, उसे पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, कि वो नेचर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, उसको बहुत कीनली, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, उसका मुशाहिदा करता है। और वो सिर्फ उसका मुशाहिदा इसलिए नहीं करता कि वो उसको खूबसूरत लगती है, दिलकश लगती है, बल्कि इसलिए भी करता है ताकि वो उसे अपनी पोइट्री में यूज़ कर सके, अपनी उस पर पोइट्री लिख सके। At the beginning of the poem, Wordsworth mentions the blowing of gentle breeze which stirs का मतलब होता है हिला देना, his poetic insight। वो कहता है कि यानी पोइम के स्टार्ट में जब उसकी ठंडी हवा चलती है, वो कहता है कि ठंडी हवा के चलने से जो मेरी पोएटिक इमेजिनेशन है ना वो हिल के रह गई है, उसको मज़ीद ताकत मिल गई है। ही ऑब्वियसली वांट टू कंपोज समथिंग बिग दैट ही इंटेंड्स टू कम्पीट विद पैराडाइज लॉस्ट। उसने जो है कोई ऐसी पोइम, ऐसी एपिक जो है कंपोज करना चाहिए जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट थी। In order to recollect those instant poetic thoughts, he draws inspiration from the objects of nature, the raised down valley and the sunset। मतलब वो उसने अपनी पोइम में रेज डाउन वैली का जिक्र किया है, सनसेट का जिक्र किया है। बट इट इज़ वर्थ नथिंग दैट when Wordsworth is unable to keep the flow of his poetic thoughts, he just concentrates on enjoying the moments among the objects of nature। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना, जब अपनी पोइट्री लिख रहा है, अपने पोएटिक थॉट्स में जब फ्लो है, तो फिर वो अपनी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर को हर मुकम्मल तौर पे इंजॉय कर रहा है। वो यानी पोइट्री को भूल जाता है और हर चीज़ को जो है ना वो इंजॉय करने की कोशिश करता है। फिगरेटिव एनालिसिस करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सी जो है लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं। द पोइम कंटेन्स अ नंबर ऑफ फिगरेटिव डिवाइसेस लाइक पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि यानी किसी इंसानी चीज़ को जो है किसी गैर इंसानी चीज़ को इंसानों जैसा जो है वो कहना। सिमिलीज यूज़ हुई हैं, मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए। मेटाफर्स भी जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। एंड एल्यूजन्स, ही यूजेस पर्सोनिफिकेशन टू शोकेस द ट्रायल ऑफ हिज सोल। वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ करता है कि जब वो अपनी रूह का जो है मुशाहिदा करता है, अपनी रूह के बारे में बात करता है। आल्सो गिविंग द सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस टू द जेंटल ब्रीज इज़ द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब वो कहता है कि यानी ये जो ठंडी हवा है ना, उसने जो है मेरी जो समझ बूझ है ना उसको हिला के रख दिया। मतलब ठंडी हवा को इंसान तो नहीं ना होती, लेकिन वो कहता है कि ठंडी हवा के चलने से जो है मेरी जो पोएटिक इमेजिनेशन है वो पावरफुल हो गई है, तो इस वजह से इसको पर्सोनिफिकेशन का है। सिमिली अकर्स व्हेन द पोएट कंपेयर्स हिज फ्रीडम विद द फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड। सिमिली जो मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन को कहते हैं, और पोएट इस पोएम में अपनी आज़ादी का जो कंपैरिजन है उड़ते हुए परिंदे के साथ करता है बाय यूजिंग द वर्ड एज, और एज का वर्ड इस्तेमाल करता है। द पोएट हैज़ यूज मेटाफर ऑफ द गिफ्ट ऑफ फ्रीडम फॉर पोइट्री। और उसने पोएट ने मेटाफर यूज़ किया है कि जब वो कहता है कि यानी जो फ्रीडम जो है ना वो पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पोइट्री
यानी पोइट्री अगर हम हमारी फ्रीडम जो है वो मैं उस वक्त तक अपनी फ्रीडम को फुल इंजॉय नहीं कर सकता जब तक मैं इसको पोइट्री की फॉर्म में ना ले आऊँ। While the illusion of Aeolia denotes the good god of wind who uses the harp to play music। मतलब ऐसी एओलिया मैंने आपको बताया कि यानी जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो यानी और रेत उड़ती है तो उसकी जो सरसराहट की आवाज़ होती है, जो हल्का सा म्यूज़िक होता है, हल्की सी जो आवाज़ होती है ना, उसको कहा जाता है। इसके बाद सेटिंग एंड इमेजरी देखते हैं इस पोइम की। दिस पार्ट ऑफ पोइम बिगिंस विद द ब्रिस्टल एंड इन अ वैली नोन एज रेसडाउन। कि इस पोइम में जो है ब्रिस्टल और एक वैली का नाम लिया गया है जिसका नाम रेसडाउन था। द पार्ट ऑफ दिस पोइम टेक्स प्लेस इन द सीजन ऑफ ऑटम। और ये पोइम जो है ऑटम के मौसम में लिखी गई है, बाहर ख़ज़ा के मौसम में लिखी गई है। द इमेजेस यूज्ड बाय द पोइट आर सो वर्डली अपीलिंग दैट अ रीडर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द कंपनी ऑफ वर्ड्सवर्थ। की पोइम में इमेजेस जो है वो इस तरह से यूज़ की गई हैं कि जब हम इस पोइम को रीड कर रहे हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी पोइट के साथ बैठे हुए हैं, हम ये सारा सीन जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं। द इमेज ऑफ दिस पार्ट में इंक्लूड लाइक फैंस माई चीक। कि यानी उसके वो कहता है कि मेरे जो यानी ये जो ठंडी हवा है ना मेरे गालों से वो सहला गालों को टच करके सहला के गुजरती है। वंडरिंग क्लाउड, हैरान कुन बादल, ट्रैकलेस फील्ड बीनीथ और ट्री एंड ऑफ सिटी स्मोक बाय डिस्टेंस रूरल आइज। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हमारी आंखों के सामने ऐसा लगता है कि हमारी ये सारा सीन जो है हमारी आंखों के सामने चल रहा है। स्ट्रक्चर एनालिसिस देखते हैं। द होल पोइम कंटेन्स मोर देन 1500 लाइन्स। ऑल थो द पार्ट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस एट सरगोदा यूनिवर्सिटी ओनली कंटेन्स द फर्स्ट 100 ऑफ इट। द पोइम डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम एंड रेथमिक पैटर्न्स। मतलब ये कोई भी राइम स्कीम नहीं हुई। मतलब पहले हम जितनी पोइम्स पढ़ी है ना वो राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम का मतलब होता है कि उनके एंड वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सेम साउंड देते हैं तो फिर वो एक रिदम सा बन जाता है। लेकिन इस पोइम में ऐसी कोई राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई। दस द पोइम इज़ अ ब्लैंक वर्स, इसलिए इस पोइम को ब्लैंक वर्स कहते हैं। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोइम इज सिंपल एंड द टोन इज समवट मेडिटेटिव। के इसकी जो ज़ुबान है उसने सादा ज़ुबान में इसको लिखा है और इसको उसकी जो टोन है वो इंसान को कुछ और फिक्र करने पे, कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। तो कंक्लूजन पे आते हैं। द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ ब्यूटीफुली डिस्प्लेज द पोइट्स लव फॉर नेचर नॉट फॉर सेक ऑफ स्केपिसिज्म बट फॉर द परस्यूट ऑफ इंस्पिरेशन। के पोइट्स ये पूरी पोइम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइटिक इमेजिनेशन के बारे में है, उसकी नेचर के लिए मोहब्बत के बारे में। लेकिन वो नेचर से मोहब्बत स्केपिसिज्म के लिए नहीं करता बल्कि अपने पोइट्री को लिखने के लिए करता है, अपने पोइट्री की इमेजिनेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर के अच्छे से समझ आ गई है और इसके कंक्लूजन को आपने एक्सपेंड करना है और अपने वर्ड्स में जो है 8 to 10 लाइन्स का पैराग्राफ बना के आपने मुझे सेंड करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।